दिल्ली एनसीआर में जो एक लैंग्वेज है ना बात करते हुए, एक ही टप्पे पे अंदर लाना, एक ही टप्पे पे बाहर निकालना, वो मैं मानूंगा कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट बॉलर इन दी वर्ल्ड एट प्रेजेंट। हम फैब फोर में उन्हें दर्जा दे रहे हैं, ये दुनिया अभी दर्जा नहीं देती क्योंकि उन्होंने बहुत कम मैचेस खेले हैं। कोई स्टार नहीं होता, ये मैं मतलब हमेशा मान के आया हूँ। वही बात, लेफ्टी है तो इनको एक एडवांटेज तो है, लेफ्टी जब स्विंग कर रहा था तो अच्छे अच्छों की लंका लग जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फैब फोर गेंदबाजों की। दुनिया के जो 4 बेहतरीन गेंदबाज हैं उनको मैंने फैब फोर के दर्जे में रखा है, क्योंकि हमेशा बल्लेबाजों की बात होती है और फैब फोर और फैब फाइव का डिस्कशन करते हैं। आज हम फैब फोर का डिस्कशन करेंगे। इस फैब फोर के डिस्कशन में जिन गेंदबाजों का जिक्र हम करने वाले हैं वो है जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और साउथ अफ्रीका के कगिसो रबादा। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह की अगर लास्ट 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो 2021 में टेस्ट मैचेस में 30 विकेट्स लिए हैं। 2022 की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह ने 17 विकेट्स लिए हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह ने लास्ट के 2 साल में 47 विकेट्स लिए हैं। और भारत कहां पर खड़ी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में? इस साल भारत तीसरे नंबर पर काबिज है और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर काबिज थी। तो अगेन अगर आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस से क्या फर्क पड़ता है, क्या उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है टीम इंडिया के रैंकिंग में ऊपर नीचे कुछ हुआ है या कुछ बदलाव हुए, इस पर डिस्कशन करते हैं अपने एनालिस्ट के साथ। उनकी परफॉर्मेंस उनके लिए बात करती है, मतलब ऐसे बोलने की उनके लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बात आई अब कि इंडिया में वो इतने असरदार नहीं है, तो इंडिया में तो किसी फास्ट बॉलर को असरदार होने की जरूरत भी नहीं है पिछले 5-6 साल से। मतलब अगर हम बिना फास्ट बॉलर लेके भी जाएं तो भी इंडिया को इंडिया में हराने वाली टीम फिलहाल मुझे कोई दिखती नहीं है। हाँ, अब बुमराह को एज ए फास्ट बॉलर लिया जाए तो बहुत, मतलब मुझे लगता है कोहली के जो टेस्ट टीम, जो हम धीरे धीरे एक प्रोग्रेसिव ग्राफ देखा हमने कोहली की टेस्ट टीम को ऊपर आते हुए, उसमें बुमराह का एक बड़ा मेजर हाथ था। ओडीआई टीम में तो था ही था, वनडे टीम में भी। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जो हमने ऐतिहासिक सीरीज जीती उसमें मुझे याद है एक टेस्ट, मतलब एक सेकंड या थर्ड मैच में, या थर्ड में जो शायद ड्रॉ हुआ था सिडनी वाला ना, उसमें इन्होंने इसको जो कैमरून ग्रीन और टिम पेन को इन्होंने लगातार 1 ओवर में आउट किया था। और ऑल ऑफ अ सडन, मतलब एक अच्छा फेज चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का। कोहली रहाणे जी थोड़े से परेशान लग रहे थे। रहाणे ने इनको बॉल थमाई, इन्होंने वो जो मतलब एक टिपिकल वो टेस्ट लाइन बोलते हैं ना, जहाँ पे बल्लेबाज पैर नहीं घुमाता और जब तक बॉल आती है उसके पैर को भी छू जाती है बैट्समैन, तब तक बल्ला आगे भी नहीं लाया होता है। इन्होंने वो 1 ओवर में वैसे ही 2 बॉल करके मैच का पूरा रुख बदल लिया था इंडिया, और ऑब्वियसली इंडिया की तरफ मैच आ गया था। तो इनका एज ए फास्ट बॉलर, हाँ, ये कितनी देर लंबा चलेंगे, क्योंकि इनका एक्शन मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। इनके एक्शन में मुझे डर लगता है कि ये जब बाहर बैठेंगे तो बहुत लंबे के लिए बैठेंगे, भगवान करे ऐसा ना हो। हाँ, लेकिन एज ए फास्ट बॉलर ये, हाँ, हमारे मतलब अभी रोहित के लिए भी, विराट कोहली के लिए भी थे इंडिया के गो टू बॉलर हैं। जसप्रीत बुमराह के आंकड़े बता देता हूँ सुशैन भाई, उसके वैभव और सिद्धार्थ सर आपसे भी ओपिनियन ले लेंगे। 2021 में जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैचेस में 30 विकेट लिए हैं, 2022 में 17 विकेट लिए, यानी कुल मिलाकर लास्ट 2 साल में की परफॉर्मेंस देखे तो 47 विकेट्स लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। और जसप्रीत बुमराह का आपको स्पेल याद होगा, एक बैक टू बैक विकेट लिया था रिसेंटली जो सीरीज इंग्लैंड में खेल कर आए, जिसका लास्ट मैच अभी हुआ नहीं, होने वाला है। उसमें आपको याद होगा जो चौथा टेस्ट मैच था, जो इंडिया ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इंडिया जीत गई। ओली पोप को और जॉनी बेस्टो को बैक टू बैक गोल मारा था जसप्रीत बुमराह ने। तो क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल भी था। और 47 विकेट्स, वैभव अगर आपसे ओपिनियन ले इस पे, जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस कैसे दिखते हैं? इंडिया इस वक्त तीसरे नंबर पर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, लेकिन जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट कितना देखते हैं आप टेस्ट में? जैसे कि फास्ट बॉलर्स के बारे में कहा जाता है, लिली थॉमसन के टाइम से ही ऐसा कहा जा रहा है कि फास्ट बॉलर्स झुंड में शिकार करते हैं। वैसे ही मुझे लगता है बहुत जरूरी है, आप किसी भी फास्ट बॉलर का नाम लो तो उसके साथ एक जोड़ीदार होता है जो उसकी सफलता में बहुत बड़ा नाम होता है जिसका, जैसे कि एंडरसन और ब्रॉड की बात करी जाती है, पुराने जमाने में डेनिस लिली और थॉमसन की बात करी जाती थी। तो कभी भी जब फास्ट बॉलर विकेट लेता है तो उसको दूसरे एंड से मदद मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर दूसरे एंड से प्रेशर रिलीज हो जाए तो वो बॉलर की वो धार दिखती नहीं है जो उसकी एक्चुअल में होती है। तो मुझे लगता है जैसे सर ने बताया, शमी भी बहुत ऊपर रेट करता हूँ मैं भी शमी को, क्योंकि शमी का जो एक्शन और सीम्स भी है, उनके पास स्विंग भी है, तो वो उन्हें खास बात बताती है। और इंजरी का कंसर्न जो है
वो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो उनका अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है वो कहीं ना कहीं उन्हें इंजरी की तरफ ले जा सकता है। दार साहब कुछ ऐड करें आप बुमराह की परफॉर्मेंस पे, जैसे मैंने बताया 47 विकेट्स लास्ट 2 साल में टेस्ट मैचेस में भारत के लिए, और इंडिया की रैंकिंग भी अच्छी रही, जसप्रीत बुमराह पता नहीं चला कि कब स्पेयर हेड बन गए भारत के 3-4 साल से, क्योंकि एक टाइम पे बहुत दूसरे बॉलर्स थे जिनको आप स्पेयर हेड के रूप में देखते थे, लेकिन आज जसप्रीत बुमराह आप वाहिद कुछ ऐसे गेंदबाजों में उनको देखते हैं कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। शमी भी है, बट मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह हमेशा से फर्स्ट चॉइस रहे अगर हम स्पेयर हेड की बात करें। तो मेरे पास कुछ छोटे से स्टार्ट्स हैं इनके। 29 टेस्ट मैच खेलने 123 विकेट है। अब इनको ना ओवरऑल जो डिवाइड किया हुआ है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 32 विकेट्स लिए हुए हैं, जिसमें एक 5 विकेट हॉल भी था। इंग्लैंड के अगेंस्ट 36 विकेट थे, जिसमें 2 5 विकेट हॉल। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 26 विकेट्स है, जिसमें 2 5 विकेट हॉल। और श्रीलंका वेस्ट इंडीज में के 10 और 13 विकेट है। न्यूजीलैंड में 6 विकेट है। तो अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने अच्छा बॉल किया हुआ है। एक ना बड़ा बॉलर जैसे भी बात हो रही थी कि झुंड वाली बात, या एक दूसरा सपोर्टिव बॉलर होता है, आप विकेट जब लेते हैं तो ये एक्चुअली होता ही ऐसा है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ना सेट करके आउट करते हैं। तो सेट क्या, आप खुद तो सेट कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो दूसरे एंड से बॉलर चल रहा होता है वो भी बैट्समैन को सेट करता है कि भाई अगर एक स्ट्रैटेजी से जाएंगे, मानो बाउंसर्स की या यॉर्कर्स की, आउटसाइड ऑफ स्टंप की, उस स्ट्रैटेजी पे आप बैट्समैन को चेक करते हो, और जहां वो फ्लॉ मिलता है वहां पे आप अटैक कर रहे होते हैं। बट जो बुमराह ने एक एज लेके आया है इंडियन फास्ट बॉलिंग में, ये इसका रीजन उनका एक मतलब अनऑर्थोडॉक्स एक्शन भी है, बट वो एक एज ले आए हैं इंडियन बॉलिंग में, जहां पे हर बैट्समैन थोड़ा सा ना कॉशियस हो गया है कि बुमराह के अगेंस्ट कभी कभी ऐसा भी प्लान करके आते हैं कि विकेट नहीं देने, और आप फिर दूसरे एंड से स्कोर करते हो। टेस्ट मैच में ना बॉलर्स के पास ज्यादा फ्रीडम होती है, मतलब बाउंसर ज्यादा कर सकते हैं, आप फील्ड पोजीशन से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए और बुमराह के एक्शन को देखते हुए, और अगर आपको याद हो तो उनको स्काउट भी किया गया, तो वो एक बहुत अच्छे बॉलर थे जो वो क्या बोलते हैं स्पॉस्को वाला बॉल से खेलते हुए उनको स्काउट किया गया था उनको। तो ये सब चीजें मुझे लगता है जिस जहां से वो आए हैं वो वहां पे यॉर्कर की प्रैक्टिस और ये सब चीजें, पहले उनके पास यॉर्कर बड़ा स्ट्रांग होता था, अभी भी है यॉर्कर उनका, अभी भी मतलब बेजोड़ है। जैसे जैसे आप अच्छे होते जाते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हैं, आपके पास कुछ स्टॉक बॉल्स आ जाती हैं, और आप हर तरीके की बॉल कर सकते हैं, अंदर बाहर, बाउंसर्स, स्लोअर्स। मुझे ओवरऑल बुमराह के लिए कहना है कि जैसे उन्होंने बड़ी टीम के अगेंस्ट की ना, बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली कि बहुत कम टाइम में वो एक स्ट्राइक बॉलर हो गए हैं, और उसका रीजन सिर्फ यही है कि उन्होंने बड़ी टीम के अगेंस्ट विकेट लिए हैं। ये अगले बॉलर की तरफ बढ़ूं मैं, सिर्फ एक क्वेश्चन में आप तीनों का इनपुट लेना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरा यही है, बुमराह से रिलेटेड ही है कि बुमराह का कितना बड़ा रोल है भारत की रैंकिंग में? नहीं, ओवरसीज परफॉर्मेंस में तो इनका हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। अकेला इंसान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन इनका अपना एक मतलब जित बोलते हैं 2+2 मेक्स 4, तो ये अपना 2 को 2 की जगह 3.5 तक लेके गए मेरे हिसाब से। इनका बाहर के लिए तो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, रहेंगे भी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और वो परफॉर्मेंस बताती है आपको, जैसे मैंने कहा कि रहाणे साहब जो थोड़े परेशान थे, इन्होंने आके ही उनकी सारी परेशानी का निवारण कर दिया था। और अब लेटली ये थोड़ा एज अ टेल एंडर ये थोड़ा क्या बोलते हैं रन्स भी बना लेते हैं, वो भी एक एडिड चीज है। इंग्लैंड में हमने देखा वो लास्ट के रन देखा जाए उन चीजों पे कोई नजर नहीं देता, जहां रोहित ने सेंचुरी बना दी। मैं ये नहीं बोलता उनकी सेंचुरी के कोई मायने नहीं थे, लेकिन मोस्टली हम 8 से लेके 11 तक हमारी बैटिंग वैसे ही बड़ी वीक रहती थी। तो लेकिन इस बार हमने इंग्लैंड में देखा कि वो बैटिंग भी निखर के आई। वो जो थर्ड टेस्ट जो हम जीते, जिसमें इनकी दोनों की कुछ पार्टनरशिप रही थी शायद, अगर मैं गलत नहीं, किसी एक मैच में हमारे टेल एंडर पार्टनरशिप हुई थी, तो वो भी एक एडेड ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इनकी गेम में भी। तो वो इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आज की डेट में इनको, मुझे याद है रणजी का मैच था गुजरात का, तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन एडमेंट था इनको खिलाने के लिए। इनको रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसको 10 ओवर से ज्यादा ना दीजिए, आप इसको 10 ओवर से ज्यादा ना दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब ये खेलेगा तो एक प्रॉपर बॉलर की तरह खेलेगा। तो गांगुली ने इंटरवीन करके इनको उस मैच से बाहर करवाया था।
कि गुजरात को दादा कहाँ वैसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो गुजरात को बोल के गुजरात ने उस मैच से इनको बाहर रखा था। गांगुली ने बोला था कि ही इज अ स्टार प्लेयर, ही नीड्स टू बी ट्रीटेड लाइक दैट ओनली। तो ये सब बताता है कि ये इन्होंने अपना गेम कहाँ लेके गया। और आप 2019 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, वो इंग्लैंड का गेम हटा दीजिए, इंग्लैंड गेम पहले से, इंग्लैंड गेम के बाद से हमारा पतन होना शुरू हो गया था मानसिक रूप में। वो मैं 2019 ना, हाँ 19 सॉरी। तो उससे पहले आप देखें, जहां जहां कोहली कहीं अटकते थे, बुमराह जी आके उनको निवारण करके देते थे पूरी तरह से। अब आप थोड़ा सा आपसे इनपुट ले लेते हैं, फिर हम ट्रेंट बोल्ट की बात करना चाहता हूँ मैं नेक्स्ट। अभी तो जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो तो चार्ट्स पे दिख ही रहा है, हमें परफॉर्मेंस पे दिख रहा है। लेकिन जो देखना चाहते हैं हम सभी लोग वो ये है कि अभी जैसे हम फैब 4 में उन्हें दर्जा दे रहे हैं, ये दुनिया अभी दर्जा नहीं देती, क्योंकि उन्होंने बहुत कम मैचेस खेले हैं। आगे चल के वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर हुए हैं वो बहुत सालों तक लगातार उन्होंने परफॉर्मेंस मैच किया है अपना। तो अभी तो जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो तो दिख ही रहा है। उस दौर से कुछ ऐड करना चाहे आप? थोड़े सरप्राइज हो गए वैभव आपके स्टेटमेंट से, मुझे लगा। एक्चुअली जो वैभव कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और मैं इसीलिए भी वो दिखाने ही वाला था कि स्क्रीन पे कि ये बड़ा एक क्वेश्चन होने वाला है कि भैया उसने मैचेस ज्यादा नहीं खेले, लेकिन जिन 4 बुलेट्स की हम आज बात करेंगे, अगर उनके भी आप मैचेस देखोगे तो ये 29 मैचेस खेले हैं बुमराह ने और 123 विकेट लिए हैं। रबाडा ने 52 है और 243, मतलब मैं पूरे करियर का बता रहा हूँ। 41 पैट कमिंस और 197 विकेट्स। और अगर आप आपने सारा पोल यही खोल दिया, रबाडा के ऊपर आप भी आने वाले थे, आपने सारे ही दिखा दिया आप। नहीं, वो मैं इसीलिए वो दिखाना जरूरी है, इस पे फिर हम डिस्कस कर भी सकते हैं। अगर डेटा तो यार ओपन ही है, मतलब इसमें कुछ वो है ही नहीं बात। पर हाँ ये कि जैसे वैभव कह रहे हैं, अगर आप वैभव ये बात मान रहे हो कि कम मैचेस खेले हैं, तो आप ये देखो कि विकेट कितने ज्यादा ले लिए उन्होंने। मतलब उन कम मैचेस में अगर विकेट की बात करोगे तो 21.7 का एवरेज है, मतलब इतनी बॉल पे विकेट है ना। तो वो अगर आप इसको देखोगे तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बॉलर से इस मोमेंट ऑफ टाइम पे compete करते हैं और अच्छे कर रहे हैं। अगर ये 100 टेस्ट मैचेस तक चले गए ना, जैसे इंजरी का फेयर है, लेकिन अगर हाँ जी वही तो क्वेश्चन है कि क्या 100 मैचेस तक चलेंगे? अभी तो टॉप मोस्ट है यार, जिस हिसाब से मतलब रखा हुआ है ना उनको। जैसे 2003 में ना श्रीनाथ को ना वो वैसे लेके गए थे कॉटन उसमें, भैया बहुत तरीके से यूज करना है। फिर अभी जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ तो जहीर खान को बड़ा संभाल के यूज किया गया, उनको पता था कि उनके पास वही है। तो बुमराह को भी बहुत सारा, अगर आप देखते होगे, मैचेस में रेस्ट दिया जाता है, और उनको मालूम है कि इनका करियर तभी बड़ा कर पाओगे जब उनको इस तरीके से रोटेट कर पाओगे, उनके मैचेस पिक कर पाओगे, उनको कहाँ खेलना और कहाँ नहीं खेलना है। क्योंकि अगर ज्यादा लोड देंगे तो दिक्कत आएगी। और ये बहुत अच्छा, इस समय तक तो बीसीसीआई ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सुशैन बता सकते हैं कि कुछ चीजों पे ना बुमराह और बीसीसीआई को लेके किस तरीके से बीसीसीआई उनको हेल्प आउट कर रही है चीजों को। अगली डिस्कशन करेंगे हम लोग ट्रेंट बोल्ट के ऊपर। ट्रेंट बोल्ट का अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं टेस्ट मैचेस में तो 301 विकेट्स ले चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और डेटा और स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूं तो लास्ट के 2 साल में अगर ट्रेंट बोल्ट की आप बात करेंगे तो 30 विकेट्स ले चुके हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम कहाँ पर खड़ी है इस बार के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में? अब बिल्कुल मिड पर खड़ी है। अगर आप लास्ट ईयर की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उन्होंने जीता था, इनॉग्रल एडिशन जीता था। तो मुझे हमेशा से लगता है कि ट्रेंट बोल्ट काफी अंडररेटेड बॉलर है। लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में उनके कंट्रीब्यूशन को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो मैं अपने एनालिस्ट से जानना चाहूंगा, सुशन भाई आपसे शुरुआत करूंगा कि आप कैसे देखते हैं ट्रेंट बोल्ट की परफॉर्मेंस को, कैसे आंकते हैं आप इंटरनेशनल क्रिकेट में? मैं सिर्फ स्टक करना चाहता हूँ ट्रेंट बोल्ट पे। कितना बड़ा बॉलर आप मानते हैं और इनको अंडररेट क्यों किया जाता है, और इनकी टीम की परफॉर्मेंस पे कितना बड़ा रोल है? सबसे पहली बात, न्यूजीलैंड की टीम में कोई स्टार नहीं होता, ये मैं मतलब हमेशा मान के आया हूँ। इनकी टीम में मुझे लगता है एक रॉक स्टार अबो एवरेज प्लेयर्स होते हैं जो थोड़ा सा ये कर सकते हैं, थोड़ा सा वो कर सकते हैं, समथिंग ऑफ दैट ऐसा करके इनकी मोस्टली 11 कंबाइन होके आती है। ट्रेंट बोल्ट तो भी अगर मैं वो समथिंग की बात करूँ तो वो उस समथिंग से बहुत ऊपर आते हैं। वही बात फिर वो एक तो लेफ्टी है, लेफ्टी बॉलर वैसे भी नाको चने चबवा देता बहुत अच्छे अच्छों पे, इसमें कोई शक नहीं मेरे हिसाब से।
जो लेफ्टी का फेयर है वो एक राइटी का फेयर नहीं बनता इतना जल्दी। वो मतलब एक लेफ्ट आर्मर ओवर द विकेट जब बॉल ऑफ स्टंप से 3 इंच बाहर या 3 इंच अंदर आती है, फिर सामने डॉन ब्रैडमैन साहब भी क्यों ना हो, लड़खड़ा जाता है बैट्समैन। तो उस हिसाब से देखा जाए बोल्ट ने स्टार्टिंग में एक रूकी फास्ट बॉलर की तरह आए, अपने आप को डेवलप किया धीरे धीरे, ज्यादा ओवर। एक तो मतलब जितना हम बिग बैश लीग फॉलो करते हैं, या मतलब मैं खुद छोटे होते से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फॉलो करता था न्यूज़पेपर के थ्रू, स्टार स्पोर्ट्स की मैगजीन आती थी उसके थ्रू, इंग्लैंड का क्रिकेट उसमें आ जाता था, लेकिन कहीं न्यूजीलैंड का क्रिकेट नहीं मिलता था मुझे, मतलब मुझे उनके बारे में इतना पढ़ने को कभी नहीं मिलता था। तो ये चीज है कि ये वहां से डेवलप अपने आप को कर करके, मेहनत कर करके, एक तो स्टार, जैसे मैंने कहा स्टार इनमें से कोई नहीं है, तो ये लोग अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ते हैं। और हॉर्सेस वर्कआउट सबसे बड़ी चीज, इनको जहां लगता है कि आज बोल्ट को नहीं रखना है तो ये नहीं रखेंगे, ये नहीं केयर करेंगे कि न्यूजीलैंड की हम जैसी पागल जनता क्या इनको बोलेगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल 2016 का हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, किसी बाकी और किसी देश की टीम में इतनी मजाल नहीं कि अपने 2 फ्रंटलाइन बॉलर्स को वो मैच में ही ना रखे। तो वही है। हाँ, और बात है इनके एज ए प्रदर्शन की, अब 300 विकेट लिए हैं जैसे आपने बताया मुझे अंकित, तो अपने आप में 300 विकेट कोई मेरे जैसा तो ले नहीं सकता, बहुत सालों की मेहनत का नतीजा इनका 300 विकेट पहुंचना। और वही बात, लेफ्टी है तो इनको एक एडवांटेज तो है, लेफ्टी जब स्विंग कर आता है तो अच्छों की लंका लग जाती है। इसका मुझे जो सबसे पर्सनली, मुझे जो एक बॉलर जिनका शायद हम लोग इतना नाम नहीं लेते क्योंकि रिटायर हुए भी उनको थोड़ा टाइम हो गया है, वो थे चमिंडा वास। वो जब इंडिया के टॉप ऑर्डर को बैटिंग करते थे मुझे हमेशा डर लगता था वो 6 बॉल में हम कहीं 2 विकेट ना खो दे, 3 विकेट ना खो दे, इतना मुझे बाकी किसी गेंदबाज से डर नहीं लगता था। शायद वो एक प्रमोद या विक्रमासिंह हो गए, मुझे मुरलीधरन का उतना डर नहीं लगता था। लेकिन जब चमिंडा वास जी आते थे बॉलिंग डालने तो मुझे बड़ा भय लगता था किसी भी बैट्समैन के लिए। वही बात आती है लेफ्टी का एक एंगल, मैंने बहुत पहले भी सुना था कि एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है जैसे पिच पे, बैट्समैन वो पकड़ नहीं पाता मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये कहाँ डालेगा, एक ना दिखने वाली जगह हो जाती है लेफ्टी के एंगल पे, तो वो एडवांटेज भी है इनके पास। प्लस हाँ इनका टप्पा अच्छा है, जहां आपने इनको थोड़ी सी वो मेरा वो फ्रेंड है जो उस दिन फर्स्ट उस पे आया था, वो मुझे बोलता है इनको कहीं थोड़ी खुशबू मिल जाए तो ये सामने वाले का जीना हराम कर दे, जहां इनको थोड़ी घास की खुशबू मिल जाती है फिर नहीं है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ट्रेंट बोल्ट की, क्या ओपिनियन है आपका न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस पे ट्रेंट बोल्ट का कितना बड़ा बॉलर तो बहुत बड़े हैं। लेफ्ट आर्म का जो बेनिफिट होता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है उसके जो नेचुरल एंगल क्रिएट होता है वो ये होता है कि बॉल आने से पहले रिलीजिंग पॉइंट से बॉल अंदर आता है और पड़ने के बाद बॉल बाहर निकल जाता है। तो अगर वो जो बाहर निकलता है वो सीधा भी बॉल रह जाए तो बहुत दिक्कत पेश आती है सामने वाले बल्लेबाज को। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हूँ और जब मुझे राइटी बॉल डालता है तो ये सेम एंगल बनता है, तो इस कारण से उन्हें बहुत ज्यादा विकेट मिलती हैं स्लिप्स में। सर एक आप ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो सुशैन भाई, थोड़ा जो व्यूअर्स हैं जिनको क्रिकेट की समझ है लेकिन इन चीज़ों की समझ नहीं है, अगर आप ये बता दें कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, और जो वैभव बता रहे थे उस पर थोड़ा सा एड ऑन आप करते हैं कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हमारे राइट हैंडेड ओपनर बैट्समैन हैं, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि लेफ्ट आर्मर जब आता है और जब पिच हेल्प करना शुरू कर देती है मुश्किल होती है उनको बल्लेबाजी करना, जैसे कि राहुल या फिर रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें अगर आप एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे। सर ब्लाइंड स्पॉट होता है जैसे बहुत बेसिक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप बेसिक कोई नया बच्चा खेलने सीखने जाता है तो उसको पहला जब स्टांस सिखाया जाता है तो उसे बताया जाता है कि आपका जो शोल्डर है ना इट शुड फेस द बॉलर। अब जब लेफ्ट आर्म मतलब आ रहा है ओवर द विकेट आ रहा है, मतलब नेचुरल उस पे आ रहा है, तो आपको क्या करना होता है, आपको ना उसको फेस करना होता है शोल्डर को। तो जब आप फेस कर रहे होते हैं और आप उसको देख रहे होते हैं तो एक आपकी आई ना, जैसे क्रिकेट इज अ साइड ऑन गेम, बॉलर भी साइड ऑन बॉल करता है और बैट्समैन भी साइड ऑन खेलता है। तो जब आप साइड ऑन खेल रहे होते हैं ना तो आपके विजन का आप जो आपका आंखें जो विजन है उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, वो उस एंगल से ज्यादा नहीं देख सकता है, मतलब उस एंगल से ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगा, इन द सेंस क्लियर नहीं दिखाई देगा। वो आप कहोगे कि हाँ मुझे तो दिख रहा है, मतलब मेरे बगल में टीवी है ऐसा कुछ चीज है, बट वो उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखेगा। तो जब लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल कर रहा होता है तो वो एंगल बनता है जहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है जो बैट्समैन की नजर में बहुत ही ज्यादा लिमिट मतलब ज्यादा क्लियर नहीं होता है। तो उस एंड से बॉल को पिक करना, मतलब वहां से बॉल को पिक करना
और ये समझना कि जैसे अभी मैम ने बोला कि अंदर आएगा या बाहर जाएगा या सीधा आएगा, वो थोड़ा खेलना डिफिकल्ट होता है। बस एक फायदे की बात ये है कि जब आप लेफ्ट आर्म बॉलर में खेल रहे होते हो, राइट हैंड बैट्समैन है, तो उसका बॉल को अगर आउट पिच आउटसाइड लेग हुआ है तो आप एटलीस्ट एलबीडब्ल्यू से बच जाओगे। अगले बॉलर जिसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के कप्तान, और ऐसा लगा जब से वो उन्होंने कप्तानी करनी शुरू की ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनकी किस्मत जो है ऑस्ट्रेलिया की वो तब्दील सी हो गई है, क्योंकि बाकी जितनी टीम है, जो प्लेयर्स हैं बेसिकली ऐसा लग रहा है जेल्ड आउट है बिल्कुल, पैट कमिंस की कप्तानी को एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि पैट कमिंस की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं 2021 में तो 21 विकेट्स है, 2022 में अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऑलरेडी इनके 23 विकेट्स हो चुके हैं, और अभी ये साल एग्जिस्टिंग में मतलब अभी चल रहा है, और भी नंबर ऑफ विकेट्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट ईयर भी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर थी, अगर इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हैं तो इस वक्त नंबर 1 पर काबिज है। और मोस्ट प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया जो एक ऐसी टीम है जो कि श्योर शॉट लग रही है, मोस्ट प्रॉब्ली 80 to 90% कंफर्म है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। इस जस्ट की दूसरा फाइनलिस्ट आने की यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो सुशैन भाई, मैं आपसे शुरुआत करूंगा और पूछना चाहूंगा कि पैट कमिंस की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में, और जो उनकी टीम की परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? तो इनको जो मेरे हिसाब से जो इनको सबसे फेवरेबल चीज मिली, बॉलर तो ये अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं, कैप्टनसी मिलते इनको पहले एशेज मिला जो इनके घर पे था, तो समहाउ, और वो हम सबको पता था इंग्लैंड की क्या दशा होने वाली है। तो मेरे को मन में मतलब बोलते थे, मुझे विश्वास था इंग्लैंड मैच नहीं जीतेगी, शायद एक आध ड्रॉ हो सकता है, मतलब मैच नहीं कभी जीतेगी, ठीक है। तो इनको एक अच्छा खासा ना, वो क्या बोलते हैं, लीड इनको मिल चुकी है। मैं अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रेस के हिसाब से बोलूं, अच्छा यहाँ इन्होंने 5 में से 4 जीते और वहां पाकिस्तान को हरा दिया, सीरीज जीत ली एशिया में जाके। भले चाहे इंडिया जैसी पिचेस नहीं थी, रिवर्स स्विंग थी, लेकिन वो फिर दोनों के लिए थी। मुझे याद है कुछ शायद 19 में 19 में कुछ 2 या 3 टेस्ट की सीरीज हुई थी शायद, वो पाकिस्तान 1-0 से जीता था यूएई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस बार मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान में जाके इनका अप्रोच, एक तो विकेट्स मुझे नहीं पता वो एकदम वो क्या बोलते हैं, पाटा विकेट जो हम बोलते हैं, एक तो पूरी पाटा विकेट बना दी थी। जो अगर गलती से रिवर्स स्विंग थी भी बाद में, वो रिवर्स स्विंग जहां गेम में आई वहां ये और पाकिस्तान का अटैक फिर एकदम लीथल हो गया था, आसपास का हो गया था, और वहां इन्होंने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स को आउट बॉल किया था। तो एक ये सीरीज, और पैट कमिंस की बॉलिंग के क्या कहने, फिर वही बात, अब जो हमने ऐतिहासिक सीरीज 2-1 जीता था, अगर मुझसे कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रैक्टिकली ये 1 मैन आर्मी की तरह लड़े, इंजरी हमें ही हुई, हमारे ही सारे प्लेयर बेचारे इंजर्ड हुए, लेकिन हम तो भी इनकी टीम को इनके घर में जाके हरा पाए, क्योंकि जो 4 बॉलर 4 मैच खेले उनमें से सच में एक ही बॉलर बॉलिंग डाल रहा था, वो थे ये नेथन लियोन ऑफ, मतलब वो विकेट नहीं ले पा रहे थे। मिचेल स्टार्क ने उससे घटिया सीरीज नहीं कभी खेली होगी टेस्ट की जो इंडिया के खिलाफ खेली। अच्छा हमारे लिए ही हुआ अगर मैं एक हिंदुस्तानी के नाते से बोलूं, लेकिन तो भी ये अकेले इन्होंने जो मैन ऑफ द सीरीज आए थे, मुझे भी एक पल के लिए लगा था सीरीज हमने जीती तो हमारा प्लेयर होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इनकी परफॉर्मेंस को तोड़ के देखा था, नहीं ये डिजर्व करते थे मैन ऑफ द सीरीज। इन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया को ऑलमोस्ट ब्रिंक पे ला दिया था हराने। तो इनमें वो मतलब एज ए फास्ट बॉलर इन्होंने अपने आप को पोस्ट इंजरी बहुत अच्छा ही अपना ध्यान रख रहे हैं। इनकी मुझे था जो मुझे याद है 18 साल के कमिंस ने शायद 8 विकेट लिए थे डेब्यू में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उसके बाद ये 6-7 साल दिखे नहीं, इंजरी इतनी खतरनाक हो गई थी, तो सबको लगा था कि चलो जी गया एक और प्रॉस्पेक्ट दुनिया से, लेकिन नहीं, ये वापस आए और अब तो लाजवाब बॉलर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कभी बॉलर को नहीं सपोर्ट करती थी कैप्टनशिप के लिए, उनका सीधा इनको कैप्टन बनाना पता चलता है कि इनमें क्या दमखम देखता है। ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े रिजिड थे, मैंने नहीं कभी सुना उनका, मतलब एलन बॉर्डर हो गया, स्टीव ऑ हो गया, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, स्टीवन स्मिथ, और अब कहीं जाके एक गेंदबाज दिखाया हमें, तो समझ आता कि जब उनको कुछ दिख गया तो हमें बोलने की जरूरत नहीं कि ये कैप्टनसी लायक है ही है। और इनके बॉलिंग के तो क्या कहने, ये भी जब अपने टप्पे पे आते हैं फिर तो ये भी कमाल के बॉलर हैं, बिल्कुल कमाल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, T20 में मुझे उतने असरदार नहीं लगते, T20 में नहीं मुझे उतने असरदार लगते, भले चाहे ये अभी ऑस्ट्रेलियन टीम में थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम में, तो भी मुझे T20 में उस कदर बॉलर नहीं लगते मुझे, लेकिन हाँ ओडीआई और टेस्ट में लाजवाब बॉलर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, कोई शक नहीं। अगर एक डल मूवमेंट चल रहा हो ना मैच में, एक टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, डल मूवमेंट अगर चल रहा हो
और मैं कैप्टन हूँ और मेरे पास सारे बॉलर्स हैं, मैं जो 3 बॉलर अपने रखूंगा ना कि जो मुझे विकेट दिलाएंगे, एक बुमराह, एक कमिंस, हाँ, और तीसरा बोल्ट। मतलब एकदम सपा, मतलब ना डल पूरा, सब शांत बैठे हैं, बैट्समैन मेरे पे हावी हो सब रहा ले है, लो, तो सब मुझे ले लो कोई आप, तब एक सब मूवमेंट सारे प्लेयर निकालना ले होगा लो मैं बढ़िया, हाँ, सारे बढ़िया बॉलर ले लो आप, सारे बढ़िया बॉलर ले लो आप, एक मैंने टीम बोला निकाल दो। 3 बॉलर बस, 3 बढ़िया बॉल तो कितने शामी बॉलर भी चाहिए है, होते हैं एक टीम में? मैंने बोला मैं शामी भी बढ़िया बॉलर है। मुझे अब भाई मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मेरा क्या है, मैंने नहीं, बोल दिया तो मैं यही जो राशिद मजाक होगा। कर राशिद राशिद मैं लतीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, सुशैन भाई आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले बड़ा फेमस हुआ था, वैभव ने भी सुना होगा, मैं सुना देता हूँ अगर किसी ने नहीं सुना, कि मुझे हंसने विराट कोहली हंसने और हंसने वाली बात है, हाँ मुझे विराट हाँ कोहली ऑब्वियसली पाकिस्तान के बाबर मुंह से आजम आई दे है दो, तो। मुझे विराट कोहली और बाबर आजम दे दो और बाकी 9 मैचेस की तिल्लियां दो, मैं वर्ल्ड कप जिता दूंगा। एक्चुअली पता है कैसा है, ये अब हर किसी को फिर एक लाइन मिल जाती है ना, जो इनके 92 कैप्टन थे ना इनके, आमिर खान, सॉरी इमरान खान, सॉरी 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 सॉरी, ये विराट ये कोहली इमरान खान के लिए कोई बोला कोई जाता था, इमरान खान के लिए बोला जाता था कि दोनों अगर उसको, परफेक्शनिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे दोनों परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं, दोनों perfectionist है। मेरा मूड खराब हो जाएगा, जाने दो। तो इमरान खान जी के लिए बोला जाता था कि उनको कोई तुम 10 सड़क छाप लौंडे दे दो, वो उन्हें वर्ल्ड कप फाइनल में लेके चले जाएंगे। तो अब ये जनाब थोड़ी वैसी बात कर रहे हैं अपने हिसाब से, चलो सबका मुंह है, हक है बोलने का भाई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं, वैभव से वही सवाल ऐड ऑन करूंगा पैट कमिंस का। बड़ी अच्छी बात बोली सुशैन भाई आपने कि बॉलर को कैप्टन जल्दी बनाया नहीं जाता। अगर आप इतिहास को उठा करके देखें, बनाया जाता है पर उतना ट्रस्ट नहीं किया जाता जितना बैट्समैन पर किया जाता है। अनिल कुंबले थे एक टाइम पे कैप्टन भारत के टेस्ट मैचेस की, अगर हम बात करें रिसेंटली अच्छा किया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कि पैट कमिंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और टीम अच्छा कर रही है उनकी कैप्टनसी में। वैभव, अगर मैं आपसे पूछूं पैट कमिंस की कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, पैट कमिंस एज अ बॉलर की क्या खास बात लगती है, क्या बोलोगे आप? उनका जज्बा सबसे बहुत बड़ी खास बात है। जैसे सर ने बताया कि 18 साल की उम्र में डेब्यू करने के बाद 6-7 साल बाहर रहना, तो वो जो 6-7 साल होते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए वो बहुत मुश्किल होते हैं। उसमें बता नहीं सकते अब खेलने को मिलेगा नहीं मिलेगा, जब आपके पास इतने सारे बॉलर्स हों, फास्ट बॉलर। लेकिन जो T20 में जैसे कहा कि बॉलर बहुत अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्हें टीम में इसलिए रखा जा सकता है कि जो वो बैटिंग ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने आईपीएल में भी देखा, पिछले सीजन में भी देखा, तो वो एक प्लस पॉइंट वो दिखा रहे हैं। और ये शुरू से ही है, जो डेब्यू मैच था उनका उसमें भी उन्होंने रन्स किए थे। बिल्कुल सर, अगर आप ऐड करें कमिंस के बारे में कुछ, सिद्धार्थ आपसे पूछ रहा हूँ, कमिंस की रिकॉर्ड तो एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन कमिंस की खास बात क्या लगती है आपको, क्योंकि टीम तो ऑलरेडी ऊपर है, वो लास्ट ईयर भी ऊपर थी और WBC रैंकिंग में अभी भी ऊपर है, मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल खेलेगी WBC में। कैसे देखते हैं आप कमिंस की कॉन्ट्रीब्यूशन? यार जैसे अभी कहा सुशैन ने कहा कि ना बॉलर्स को बनाते नहीं है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अगर देखा है कुछ उनके अंदर तो बात होगी। मैं उनका वही देख रहा था अभी ना 28 साल के हुए हैं वो, और जैसे अब वो बोल रहे कि 10 साल के पहले ऐसा हुआ, 7-8 साल पहले ऐसा हुआ तो इंजरी हुई थी, उसके बाद वो रिकवरी करके वापस आ रहे हैं। तो ना बहुत सारी एज अ कैप्टन की अगर बात करेंगे तो इनको बनाया गया, उसमें बड़े सारे रीजन है। नॉट ओनली कमिंस के अंदर देखने वाली बात के अलावा वो है अच्छे बॉलर, कैप्टनसी भी उन्होंने अच्छी की है एशेज में। मैं उन दोनों बातों को, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि एशेज आ गया था, तो एशेज आना एकदम कैप्टनसी मिलने में फायदा और नुकसान दोनों था। मतलब इट वाज अ गैम्बल, हो सकता था, हाँ ठीक है इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल रहा था और इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया आना था, पर वो हालत में अच्छे ठीक कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया भी नहीं थी। इसी सीरीज से वो थोड़ा दिख रहे हैं कि ऊपर आते हुए। और अगर आप वैसे अगर कोई और अभी जैसे वाइस कैप्टन उन्होंने स्टीवन स्मिथ बनाया हुआ, तो आसपास और कोई प्लेयर देखोगे डेविड वार्नर या इन लोगों को, वो उनको कैप्टन नहीं बना सकते, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की ना एक बात रही है हमेशा, और वो ना किसी भी कैप्टन या वाइस कैप्टन को वो ऐसे नहीं बनाते कि 2 साल का प्लान है। उनका प्लान होता है लंबा, मतलब फॉर अ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप और समथिंग लाइक दैट, उसमें वो इस तरीके से चलते हैं, उनका शॉर्ट प्लान नहीं होता है। और ये अगर बात है उनकी, अब पुराने कैप्टन को उठा के देख लो, कोई ऐसा सिनेरियो अनलेस अनटिल कुछ ऐसा सीन हो गया हो, वो लंबे टाइम तक, लंबे समय तक रहते हैं और उनको वो सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं। और जब बैक करने की बात आ रही है कि वो लंबा समय बैक करते हैं, तो डेफिनेटली वो ऐसे चूज नहीं किए जाते कि
बस आपने चूज कर लिया, उनको पूरा देखा जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि उनके आसपास कोई ऐसा प्लेयर है भी नहीं जिसको कैप्टन बना दे। आप बताओ किसको कैप्टन बनाएंगे? मतलब टिम पेन, और उसके बाद आप देख रहे हो कि किस तरीके से कंडीशन चल रही है। तो वो जो 2-3 लोग खेल रहे हैं वो तो ऑलरेडी पहले एक कंट्रोवर्सी से आए हैं। स्मिथ को इसीलिए बना रखा है कि भैया सपोर्ट रहेगा थोड़ा सा, इफ इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां उस एंड पे आप हेल्प कर सकते हैं। और ये एक प्लेयर था जिसने पहले से डेब्यू कर रखा है, इंजरी के बाद आया, तो लंबे टाइम से आसपास है गेम के, उसको पता है कैसे चल रही है चीजें और आगे लेके जा सकता है। तो आई थिंक टेस्ट में पैट कमिंस बहुत ही बढ़िया बॉलर है यार। मतलब देखने में मजा आता है। और थोड़ा उस एरा से भी बाहर आ गया, मिचेल स्टार्क वाले एरा से बाहर आ गया ऑस्ट्रेलिया, वो भी देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़ा सारा मिचेल स्टार्क ही चल रहा था। ऐसा नहीं मैं उनको बोल रहा हूँ खराब बॉलर, आई हैव अ वेरी मतलब हाई रिस्पेक्ट, आई रेट हिम वेरी हाई। बहुत अच्छे बॉलर है। बट पैट कमिंस के आने से ना मुझे लगता है कि एक जैसे अगर आप T20 की बात करोगे, 1450 मार दिया, हर दिन नहीं मारेंगे यार वो। मतलब आपको लगता है कि हर दिन 50-14 मारेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा आंद्रे रसल नहीं कर पाते, तो पैट कमिंस तो अलग सिनारी। तो विद इन दी जो कैप्टनसी उन्होंने की, बड़े इंप्रेसिव कैप्टनसी की। जो बॉलिंग हमारे इंडिया वाला जो टूर में बॉलिंग की उन्होंने, वो बहुत इंप्रेसिव की। माना जी सीरीज थे, जैसे सुशांत ने बताया कि उनका परफॉर्मेंस पूरे उसमें निकल के आया। तो ये एक बड़े प्लेयर का सिनारी होता है, इवन इफ योर टीम इज लूजिंग। मतलब आप उस, मैं कहूंगा सेकंड के थर्ड प्लेयर भी आते हैं उसमें, जो कि जिनको चांसेस दिया गया कि बस टीम पूरी करके मैच खेला जाए इंडिया ने, पर उसके बावजूद देवर नॉट परफॉर्मिंग। और एक ही बंदा पूरे टाइम लगा हुआ है। क्या होता है, अब आप देख रहे हो जैसे मुंबई की आप हालत के लिए कह रहे हो, मुंबई में मैच विनर तो है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हो ये रहा है कि हार चढ़ के बोल रही है। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं आ पा रहा है कि कोई एक प्लेयर निकल के आए। रन से जो बनाने 190, पोलार्ड निकल के आ जाए, सूर्य कुमार निकल के आ जाए। और अगर ऐसा है तो उसमें उसमें मतलब ये पैट कमिंस की वो है कि वो उन्होंने उस समय जब टीम हार रही थी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। भले भले टीम हारी, पर उन्होंने उस एंड को कंटिन्यू रखा, और कोई सपोर्ट देता तो डेफिनेटली रिजल्ट में डिफरेंस रहते। इज अ गुड बॉलर। आशीष नेहरा जो जैसे मशहूर हैं, वैसे ही पैट कमिंस भी मशहूर हैं। आशीष नेहरा को ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस कहा जाता है। 4 स्ट्रेस फ्रैक्चर हो चुके हैं उनकी बैक में, और 3 बार एंकल इंजरी से जूझ चुके हैं वो। तो उनके लिए भी काफी दिक्कत चल रही है। अब बॉडी को मेंटेन कैसे करना है, फिर उसके बाद पता लगेगा कितने लंबे समय तक कप्तानी कर सकेंगे। आखिरी नाम इस सूची में जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, और वो है साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबादा। कागिसो रबादा की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं लास्ट 2 सालों में, लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में तो 35 विकेट हासिल किए हैं। अगर आप इनकी करंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग देखते हैं साउथ अफ्रीका की, तो 2nd नंबर पर काबिज है 71% के साथ। लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल आप सारे एनालिस्ट से बनता है, सुशेन भाई आपसे शुरुआत करेंगे कि इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और साउथ अफ्रीका की रैंकिंग में कितना बड़ा हाथ इनका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जिस तरीके से मतलब इनहांस तरीके से परफॉर्मेंसेस दे रही है, क्या आपको लगता है कि उसमें एनरिच नोकिया का भी बहुत बड़ा स्पॉट है? बिकॉज जैसे वैभव ने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स बेसिकली हंट में, यानी कि जब बेसिकली विकेट्स लेते हैं, वो बेसिकली पेयरिंग में विकेट्स लेते हैं और इनको एक पेयर चाहिए होता है। क्या आपको लगता है कि कागिसो रबादा की डेवलपमेंट में, कागिसो रबादा की सक्सेस में एनरिच नोकिया का भी बहुत बड़ा हाथ है एज पार्टनर, अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो? गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन मैं इनको उतना हाईली अभी रेट नहीं करता हूँ। अच्छे गेंदबाज है, वही बात है। 200 कितने 40-41 विकेट लिए हैं, वो ऐसे ही नहीं किसी को मिलते। हाँ, तो हाँ अच्छे बॉलर है, लेकिन अभी भी ना ही स्टिल ऑन दैट पाथ, तो क्या बोलते हैं, ग्रेटनेस। अभी भी क्यों, यही शायद फिर अफ्रीका का इतिहास भी समझ लो कि वहां वो मुझे नहीं पता कौन सा शनि का साया जैसे आरसीबी के साथ इधर होता है, तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं चलता है। जहां वो मेक और ब्रेक की बात आती है ना, वहां तब रबाड़ा भी पिट जाते एक बिग टूर्नामेंट में। नोकिया के आने से इनका थोड़ा सा ये थोड़ा शैडो में चले गए, या आपको लगता है कि ये स्ट्राइक बॉलर है साउथ अफ्रीका? नहीं, उल्टा इनको तो खुश होना चाहिए कि मेरा भार संभालने वाला कोई आ गया। जैसे वैभव ने हंट इन पेयर्स वाली बात बोली, बिल्कुल ये तो खुश होने चाहिए। एक तरफ से 150, दूसरी तरफ से 150, बैट्समैन को तो कहीं सांस लेने की जगह नहीं है, कहाँ जाएगा। अब आप ऐड करें केजी रबाडा अगर आपको पसंद है, या फिर अगर नहीं भी पसंद है तो उनकी क्या खास बात लगती है एज ए बॉलर, क्या स्किल्स आपको पसंद है, और उनकी कितना बड़ा रोल है साउथ अफ्रीका के ड्राफ्ट में? 2nd नंबर पे साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उनके लिए, हाँ जी,
उनके रिकॉर्ड्स ही उनके लिए बोल देते हैं, लेकिन जो उनको खास बनाती है बाकी बॉलर से हटके, तो आप देखते हैं सभी बॉलर्स की स्ट्रेंथ होती है, या आगे वाला बॉल या पीछे वाला बॉल, ये दोनों ही बॉल का बहुत अच्छा यूज करना जानते हैं। ये आगे से भी विकेट लेते हैं और छोटी गेंद करके भी विकेट लेते हैं। तो ये वो चीज है जो इन्हें खास बनाती है, और बाकी सब रिकॉर्ड्स बोल ही रहे हैं इनके लिए। सिद्धार्थ सर, कुछ ऐड करना चाहें आप इस पे केजी रबाडा के बारे में? अगर आपको पसंद है या नहीं भी पसंद है तो क्या स्किल्स हैं इनकी जो आपको पसंद आती है? सब टेस्ट मैचेस की बात करें यार मोर ऑफ ना, मतलब मैंने इनको T20 में फॉलो किया, बट यार जो रिकॉर्ड जैसे हैं ये जो मैंने बनाया अभी, तो मुझे एक चीज दिख रही है इसमें जो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा कि 4 बार ना इनके 10 विकेट्स हैं इन अ मैच। मतलब 13 विकेट, जो बेस्ट इनका है ना 144 का है, 144 रन दिए और 13 विकेट लिए हैं इन्होंने। ये जो आपको दिख रहा है ना 6 for 23 या 7 for 112, ये एक इनिंग का दिख रहा है ना। तो जो पूरा मैच का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 13 विकेट। देखिए इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट, बड़ा इफेक्टिव बॉलर है, बट जैसे सुचैन ने कहा कि स्टिल काफी प्रूव करना है। एज साइड है में है, 26 साल के ही है, ओनली 26 ईयर्स ओल्ड, और काफी टाइम में खेलने के लिए एक्शन बहुत स्मूथ है। जैसे हम इंजरी की बात करते हैं, वो मुझे लगता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं है। काफी 100-125 टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। ओके, तो काफी बातचीत हुई हमारी, हमने डिस्कस किया फैब 4 बॉलर्स की। कल की भी डिस्कशन तुम्हीं से हो गई और आज की भी डिस्कशन की हमने। थैंक यू सुशांत भाई, थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू वैभव अगेन। वैभव अभी जुड़े नहीं है लेकिन वैभव ने काफी अच्छी बातें बताई, और डिस्कशन में जुड़ने के लिए शुक्रिया। और फिर ऐसी टॉपिक्स लाते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।